नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। काफ़ी दिन बाद ये मेरी वीडियो आ रही है। उसका कारण ये है कि मैं भी ज्वाइनिंग में व्यस्त था और बहुत सारे क्रियाकलाप हो रहे थे, समय नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन जो भी महत्वपूर्ण नोटिस थी वो मैं ग्रुप के माध्यम से आप सभी लोगों तक पहुँचाता रहा हूँ। और 2-3 दिन से कुछ ज़्यादा ही व्यस्तता थी जब से नोटिस आई है। जिस दिन नोटिस आई उस दिन मेरा जन्मदिन भी था, जिसकी वजह से मैं उसमें ज़्यादा व्यस्त था और ये नोटिस मैंने ग्रुप में डाल दी, बट इसे एक्सप्लेन नहीं किया था मैंने। और काफ़ी रात हो गई। कल फिर सुबह उठा और स्कूल चला गया, और स्कूल के आने के बाद भी बहुत सारे काम थे, तो मैंने सोचा कल संडे है तो संडे को इस एक वीडियो बनाऊंगा जिसके माध्यम से आप सभी लोगों को इसको अच्छे से समझाऊंगा। क्योंकि बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं, लगातार मैसेजेस आ रहे हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा कॉल और मैसेजेस आ जाते हैं कि मैं उसका रिप्लाई दे ही नहीं पाता हूँ। 2-2 दिन 3-3 दिन लग जाते हैं, कभी कभी तो किसी किसी को 1-1 हफ्ते बाद रिप्लाई मिल पाता है। क्योंकि पहले था तो मैं दिन भर रिप्लाई करता था, अब मैं सुबह मेरा 9 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक स्कूल रहता है। फिर उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें लेनी होती हैं, क्योंकि अभी नए नए शिफ्ट हुए हैं विद्यालय के क्वार्टर में, और कुछ न कुछ नया नया लेना ही पड़ता है, क्योंकि घर से ज़्यादा कुछ लेके नहीं आए हुए हैं। तो उसके लिए मार्केट जाना पड़ता है, तो समय थोड़ा कम रहता है, जिसकी वजह से वीडियो बनाने में या लोगों के रिप्लाई करने में समय जो है वो कम मिल पाता है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको समय समय पर जो भी महत्वपूर्ण नोटिस आए उसको एक्सप्लेन करूँ और आप तक पहुँचाऊँ, क्योंकि अब लगभग लगभग सेट हो चुके हैं और जो व्यवस्था है उसमें हम ढल रहे हैं। तो आइए इस पर हम बात करें पेरोल को लेके और सैलरी को लेके क्या क्या चीज़ें हैं, एनपीएस अकाउंट को लेके क्या क्या चीज़ें हैं। सब लोग परेशान हैं कि सैलरी कैसे मिलेगी, सिर्फ डीए मिलेगा या बेसिक मिलेगा या क्या प्रोसेस है। ऐसा तो नहीं कि हमको और अलाउंसेस नहीं मिलेंगे, अगर मिलने हैं तो क्या क्या अलाउंसेस मिलेंगे। तो नेक्स्ट के जो एडिशनल कमिश्नर हैं केसी मीना सर, केसी मीना सर का ये एक लेटर है। कमिश्नर और मेंबर सेक्रेटरी और डायरेक्टर जो हैं स्टेट सोसाइटी के और यूनियन टेरिटरी सोसाइटी के, उनको ये लिखा गया है क्योंकि उनकी तरफ से बहुत सारे लेटर्स आ रहे थे कि सैलरी के लिए क्या करना है, उनको सैलरी देनी है कि नेक्स्ट को देनी है, या नेक्स्ट ग्रांट देगा स्टेट सोसाइटी को, फिर वो सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। बहुत सारी उपापोह बनी हुई थी, बहुत सारी दुविधा थी, जिसकी वजह से समझ में नहीं आ रहा था। मेरे पास भी लगातार कॉल्स आ रही थी कि सर सैलरी कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या उसका स्ट्रक्चर होगा। क्योंकि आपको पता है नेक्स्ट अभी नई नई संस्था है और अभी इसकी क्रियाविधि फिक्स्ड नहीं है। तो आप देखते होंगे हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ नया सर्कुलर आता रहता है, जैसे हॉस्टल वार्डन के लिए आया, एनसीसी के लिए आया, पेरोल के लिए आया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें नई नई आती रहती हैं और आने वाले समय पर भी आती ही रहेंगी। उसका कारण ये है क्योंकि ये नई संस्था है, चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं, और ज़्यादातर इनके जो अडॉप्ट कर रहे हैं वो नवोदय विद्यालय से ही कर रहे हैं, क्योंकि नवोदय विद्यालय भी केंद्र सरकार का रेसिडेंशियल स्कूल है। तो जो भी उसके नियम हैं, कानून हैं, अलाउंसेस हैं, सिलेबस है, सब कुछ वही कॉपी किया जा रहा है। उम्मीद है कि जो छुट्टियाँ हैं, कैलेंडर है, उसको भी एमआरएस नेक्स्ट का ही फॉलो करेगा। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो तेलंगाना स्टेट सोसाइटी ने जो तेलंगाना रीजन का नवोदय विद्यालय है उसका जो कैलेंडर है उसको फॉलो कर लिया और अपनी वेबसाइट पर भी वही डाल दिया है। तो अगर हम इस लेटर में देखें तो रिलीज ऑफ सैलरी ऑफ न्यूली रिक्रूटेड टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, क्योंकि ये लेटर जो है वो इंग्लिश में है, तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही है इसको समझने में और वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो इस लेटर को मैं इंग्लिश में पढ़ के और फिर हिंदी करूं, इससे अच्छा ये है कि मैंने पहले से ही इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया है और मैं सीधा हिंदी वाले ही कंटेंट पर चलता हूं। लिखा गया है कि नवनियुक्त कर्मचारियों का वेतन जारी करना। कहने का तात्पर्य यह है कि इस लेटर के माध्यम से जो वेतन जारी करना है वो कैसे करना है उसको एकदम विस्तृत और व्यवस्थित जानकारी दी गई है। मैं एक लाइन से पढ़ता जाता हूँ और जो भी टेक्निकल टर्म है जो नहीं समझ में आ रहे हैं उसको मैं समझाते हुए चलता हूँ। इस कार्यालय को विभिन्न राज्य सोसाइटियों से नए नियुक्त कर्मचारियों के वेतन जारी करने की प्रक्रिया के बारे में प्रश्न प्राप्त हुए हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट को विभिन्न राज्य सोसाइटियों द्वारा ये लेटर लिखा गया, ये प्रश्न पूछा गया, जैसे कि मैंने पहले भी चर्चा की कि कैसे सैलरी देनी है, किसको देनी है, क्या स्थिति है, वो क्लियर नहीं हो रही थी। और एक महीना भी पूरा होने वाला था, जून भी पूरा हो गया, जुलाई स्टार्ट हो गया, क्योंकि बहुत जगह एग्जाम्पल के लिए महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ 10 तारीख से ही ज्वाइनिंग हो गई, वहाँ 20 दिन की सैलरी बांटनी थी।
तो समस्या आ रही थी कैसे क्या करना है। तो सभी लगभग सभी राज्य की जो सोसाइटियाँ हैं उन्होंने नेस्ट को लेटर लिखा था। उस लेटर के जवाब में ये लेटर दिया गया है। इस संबंध में वेतन जारी करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया या कार्यविधि इस प्रकार होगी। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि कर्मचारियों की ऑनबोर्डिंग, यानी वो कर्मचारी जो अभी नए नियुक्त होकर आए हैं, कर्मचारियों की ऑनबोर्डिंग के लिए कर्मचारियों का विवरण प्राप्त करने के लिए MIS HRMS पोर्टल पर एक वेब लिंक होस्ट किया जाएगा। आपने देखा होगा कल ही एक नोटिस आई थी MIS/HRMS पोर्टल के लिए, और आपके स्कूलों में जो भी अकाउंटेंट सर होंगे और वो अपनी GSA के माध्यम से इस पोर्टल पर आपकी डिटेल्स अपलोड करवाना शुरू कर दिए होंगे, जिसमें आपके बैंक अकाउंट्स, आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका पता और बहुत सारी चीज़ें जो है, मुझे एग्जैक्ट अभी मालूम नहीं है क्या क्या है क्योंकि मैंने अभी वो पोर्टल खोल के नहीं देखा है। तो लगभग यही बेसिक चीज़ें ही हैं, उस पर वो अपलोड की जा रही हैं। जो भी आपके अकाउंटेंट हैं उनके दिशा निर्देश में जो GSA हैं वही चीज़ें अपलोड कर रहे हैं। और जो आपकी सैलरी बनेगी वो इसी पोर्टल के माध्यम से बनेगी और इसी पोर्टल पे ही आपके सारे जो डेटा हैं वो सेव किए जाएंगे। जिन कर्मचारियों ने परीक्षा फॉर्म भरने के समय दिए गए अपने मोबाइल नंबर का उपयोग करके ज्वाइनिंग के लिए रिपोर्ट किया है, वे लॉगिन कर सकते हैं और संबंधित विवरण भर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जिन लोगों ने जो मोबाइल नंबर था, उनके मोबाइल नंबर अगर अभी भी चल रहे हैं जो ज्वाइनिंग के समय के, तो वो चाहे तो खुद भी भर सकते हैं और चाहे तो GSA की मदद से भी भर सकते हैं। बाकी जो इस विद्यालय प्रशासन यानी जो अकाउंटेंट सर हैं और GSA भरवाएंगे, वो उन लोगों के भी भरवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का मोबाइल नंबर आज नहीं चल रहा है जो पहले था, बहुत सारे लोगों में दिक्कत आ रही थी, वो मेल ID काम नहीं कर रही क्योंकि मेल ID चेंज हो गई है। तो जो विद्यालय की तरफ से जब भरेंगे तो उन्हें मोबाइल नंबर देने की ज़रूरत नहीं है, और उससे वहाँ अगर आपका मोबाइल नंबर, आपका मेल ID वो सब अपडेट कर देंगे। जो अब डाटा फिल किया जाएगा वही मेन है। इसलिए इस पोर्टल पे, या जैसे कुछ लोगों ने कहा कि मेरे नाम गलत हैं और मेरी कुछ डाटा गलत है, मार्कशीट में नाम गलत है, फॉर्म भरते समय नाम गलत है, वो सारी चीज़ें जो इसमें भरनी है वो एकदम सही भरनी है। यानी जो आप अटेस्टेशन फॉर्म में, जो भी अटेस्टेशन फॉर्म में जो एकदम करेक्ट आपने फिल किया था वही सेम चीज़ इसमें भरेंगे बिना किसी गलती के। इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी GSA इस चीज़ को भर रहे होंगे आप भी कुर्सी लगाकर बगल बैठ जाइए और एक एक चीज़, एक एक स्पेलिंग आप ध्यान से देखेंगे। अकाउंट नंबर की एक एक चीज़, IFSC कोड की एक एक सिंगल डिजिट, सिंगल वर्ड्स आपको ध्यान देना है, क्योंकि अगर कुछ भी गलत होगा तो फिर वो एडिट करने में बाद में समस्या आएगी, और अगर अकाउंट डिटेल गलत हो जाएगी तो सैलरी मिलने में दिक्कत आएगी। कर्मचारियों द्वारा फॉर्म भरने के बाद राज्य सोसाइटी द्वारा अधिकृत अधिकारी फॉर्म की समीक्षा और अनुमोदन करेगा। ये जो भी फॉर्म भरा जाएगा उसको राज्य सोसाइटी द्वारा एक अधिकृत अधिकारी होगा जो इस फॉर्म की समीक्षा करेगा, यानी उसमें चेक करेगा क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं, उस आधार पर उसका अनुमोदन करेगा। जब तक राज्य सोसाइटी फॉर्म को मंजूरी नहीं देती है तब तक वेतन संसाधित नहीं किया जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर राज्य सोसाइटी इस फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं करती, यानी वेरीफाई नहीं करती, आगे प्रोसेस नहीं करती है, तो आपकी सैलरी आपको नहीं मिलेगी। अब पेरोल प्रोसेसिंग की अगर हम बात करें तो पेरोल नेस्ट स्तर पर HRMS के माध्यम से ही संसाधित किया जाएगा, यानी प्रोसेस किया जाएगा। यानी आपकी जो सैलरी है वो नेस्ट ही देगा HRMS पोर्टल के माध्यम से। राज्य सोसाइटी को यह सुनिश्चित करना होगा कि हर महीने की 25 तारीख तक HRMS पेरोल सॉफ्टवेयर में EMRS द्वारा उपस्थिति विधिवत भरी जाए। कहने का तात्पर्य है कि जो भी अकाउंटेंट होंगे वो ये ध्यान देंगे GSA के माध्यम से कि जो GSA हैं वो अटेंडेंस जो है वो 25 तारीख तक इस पोर्टल पर सबकी ज़रूर से ज़रूर अपलोड कर दें। उपस्थिति रिकॉर्ड के बिना वेतन संसाधित नहीं किया जाएगा। अगर उपस्थिति आपकी अपलोड नहीं होगी तो सैलरी आपको नहीं मिलेगी। और जो HRMS पोर्टल है इसकी जो व्यवस्था है वो भी नेस्ट देख रहा है और कुछ समय बाद वो विद्यालय को प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें यही लिखा गया है कि स्कूल स्तर पर पेरोल प्रोसेसिंग की जाएगी और संबंधित स्कूल द्वारा संसाधित पेरोल के आधार पर नेस्ट स्तर पर वेतन जारी किया जाएगा। जैसे क्या है कि अभी जो HRMS पोर्टल है, जो पेरोल है, वो नेस्ट बना रहा है, लेकिन बाद में ये चीज़ हमें विद्यालय पर मिल जाएगी, यानी स्कूल स्तर पर होगी। स्कूल स्तर पर होगी तो जो हमारे अकाउंटेंट हैं वो इसको मैनेज करेंगे, वही आपकी सैलरी बनाएंगे, वही सारी चीज़ें होंगी। सिर्फ उन्हें नेस्ट को बताना होगा और नेस्ट जो है वो सैलरी हमारे अकाउंट में दे देगा। क्योंकि अभी अकाउंटेंट की ट्रेनिंग नहीं हुई है, उन्हें पता नहीं है कि कैसे काम होता है, उन्हें ये नहीं पता है कि उनकी सैलरी कैसे बनानी है। अभी ये डिसाइड नहीं किया गया है कि जो अलाउंसेस हैं
यानी कि कौन कौन से अलाउंसेस हैं, वो क्या क्या मिलेंगे, ये भी अभी डिसाइड नहीं किया गया है। इन सभी कारणों की वजह से जो अभी पेरोल प्रोसेसिंग है वो नेस्ट के हाथ में है, क्योंकि जो आपका बेसिक है और जो आपका डीए है ये तो कंपलसरी है, ये तो इन्हें देना ही देना है, लेकिन इसके बाद जो अलाउंसेस हैं वो अभी डिसाइड नहीं है। जहाँ तक जो आपके अलाउंसेस हैं वो नवोदय विद्यालय का जो सिस्टम है उसे ही अडॉप्ट करेंगे, वो सभी अलाउंसेस लगभग आपको मिलेंगे। मैंने जितने भी सोर्सेज से बात की है, चाहे वो स्टेट सोसाइटी में और चाहे नेस्ट में, उन्होंने यही कहा है कि हम एनवीएस का जो सिस्टम है उसी को अडॉप्ट करेंगे, लगभग उन्हीं अलाउंसेस को हम EMRS में भी देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये जो व्यवस्था है अभी व्यवस्थित नहीं हो पाई है, उसका कारण ये है कि अभी अलाउंसेस डिसाइड नहीं किए गए हैं, तो कौन से अलाउंसेस देने हैं कौन से नहीं देने हैं, इसलिए ये डिसाइड किया गया है कि अभी हम सिर्फ बेसिक और डीए देंगे। आगे वाले जो पॉइंट है उसमें ये लिखा हुआ है, मैं ये पहले बता दे रहा हूँ। और इस चीज़ का हमें ये ध्यान देना है कि जो अकाउंटेंट हैं उनकी ट्रेनिंग अभी नहीं हो पाई है, इस वजह से वो सैलरी नहीं बना पा रहे हैं। वेतन जारी कब किया जाएगा, तो इसमें साफ साफ लिखा गया है कि वेतन जो जारी किया जाएगा वो महीने के जो आखिरी कार्य दिवस होगा, यानी जो 30 है या 31 है, अगर 31 का महीना है तो 31, अगर 30 का महीना है तो 30, और यदि उस दिन छुट्टी है किसी कारणवश तो उसके एक दिन जस्ट पहले आपको आपकी सैलरी आपके खाते में जारी कर दी जाए। और जारी कौन करेगा, नेट्स करेगा, जो नेस्ट ही आपको वेतन देगा। स्टेट सोसाइटी से आपका कोई लेना देना नहीं है वेतन के लिए, वेतन हर बार अभी भी नेस्ट ही देगा, और बाद में जब पेरोल स्कूल के पास आ जाएगा उसके बाद भी वेतन नेस्ट ही देगा। हाँ, इसमें एक चीज़ की इन्होंने बाध्यता कर दी है कि अब जो आपको खाता है वो HDFC में ही खुलवाना है, क्योंकि जो वेतन है वो आपको HDFC में ही दिया जाएगा। और एक अगली बात यह है कि यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जून 2024 के महीने में शामिल होने वाले नए भर्ती कर्मचारियों का वेतन जून 2024 में बकाया के साथ जुलाई में जारी किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जून की जो सैलरी है आपको जून प्लस जुलाई दोनों साथ में दी जाएगी। और जो HDFC अधिकारियों की सूची पहले ही राज्य समितियों के साथ साझा की, इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि जो HDFC के कर्मचारी हैं उनकी लिस्ट राज्य सोसाइटी को दे दी गई, उनसे अपना कांटेक्ट कर लें, सबके खाते खुलवा दें, सारी व्यवस्थाएं मैनेज कर लें, जो पोर्टल पे कैसे काम करना है वो सारी व्यवस्था समझ लें। तो हमारे लिए सिर्फ इतना ही था कि जो वेतन आपको दिया जाएगा वो सिर्फ अभी आपको बेसिक और डीए दिया जाएगा। और इसमें एक चीज़ और ये भी लिखा हुआ है कि स्कूल स्तर पर जब पेरोल व्यवस्थित हो जाएगा तो बकाया जो है वो भुगतान किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब 3 से 4 महीने या 2 महीने 3 महीने जितना भी समय लगेगा, उस समय के बाद जब स्कूल स्तर पर आपका पेरोल आ जाएगा तो जो ये 2-3 महीने यानी जून जुलाई अगस्त जितने भी समय लगेंगे, इसके जो अलाउंसेस बचे रहेंगे, कहने का मतलब आपको सिर्फ बेसिक और डीए दिया जा रहा है, अलाउंसेस तो दिए नहीं जा रहे हैं। तो जब अलाउंसेस डिसाइड हो जाएंगे तो ये बचे हुए अलाउंसेस जो 2-3 महीने के हैं वो एक साथ आपको एरियर के तौर पर मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं एनपीएस अकाउंट को लेकर कि एनपीएस अकाउंट अभी सबके खुले नहीं हैं, तो क्या किया जाएगा और कैसे होगा। क्या एनपीएस अकाउंट खुलने ना होने की वजह से जो आपका जो एनपीएस शेयर है वो कटेगा कि नहीं कटेगा। तो इस पर मेरी जितनी भी बात हुई है, बाकी मतलब बहुत सारे लोगों से बात हुई, उस पर जो निष्कर्ष निकला है वो जनरली 3 कंडीशंस बन रही हैं। पहला, जो बैंक HDFC जो हमें सैलरी क्रेडिट करेगा, वो जो हमारा जो सेल्फ एनपीएस शेयर है, यानी जो सेल्फ एनपीएस शेयर है, ये इसको रोक सकता है। जब तक आप एनपीएस अकाउंट नहीं खुलवा लेते हैं तब तक, जैसे आपका एनपीएस अकाउंट खुल जाएगा तो जो ये सेल्फ एनपीएस शेयर आपका रोका रहेगा वो एक साथ क्रेडिट कर देगा आपके एनपीएस अकाउंट में। बाकी जो गवर्नमेंट शेयर रहेगा वो भी रुका रहेगा, जैसे ही खुलेगा वो एक साथ उसमें डाल दिया जाएगा, जो भी 2-3 महीने का रहेगा। दूसरा ये है कि बकाये में से एनपीएस का सेल्फ शेयर कट जाएगा, यानी जो हमारे अलाउंसेस 2-3 महीने नहीं मिलेंगे, जैसे इसमें दिया है कि बेसिक और डीए मिलेगा, अलाउंसेस तो मिलेगा नहीं। तो जब अलाउंसेस हमें मिलने होंगे एक साथ 2-3 महीने के, उनमें से एनपीएस का जो शेयर है, जो आपका सेल्फ शेयर है, वो काटा जा सकता है और वो सीधे आपके एनपीएस अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तीसरी कंडीशन ये बन रही है कि जितने महीने नहीं काटा जाएगा उतने आने वाले महीने में डबल काटा जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको 3 महीने एनपीएस जो शेयर है वो नहीं कटता है, तो अगले 3 महीने में डबल काट सकते हैं। तो ये अलग अलग जगह का प्रावधान है। अब इनमें से कौन सा अडॉप्ट करेगा EMRS अभी ये कंफर्म नहीं है। बस जनरली उम्मीद यही है कि इन्हीं तीनों में से कोई एक
जो व्यवस्था है वो उसको अडॉप्ट कर लेगा। कौन कौन से अलाउंसेस जो हैं अभी नहीं मिल रहे हैं, जो मिलने की पूरी संभावना है, जो नवोदय विद्यालय में मिलते हैं। पहला HRA, जिनको भी आवास नहीं मिला है उनको HRA दिया जाएगा। TA, ट्रेवल अलाउंसेस आपको दिए जाएंगे। TA एंड DA मिलेंगे, उसका 50%। इसको स्पेशल अलाउंस कहते हैं, रेजिडेंशियल अलाउंस कहते हैं। ये 10% होता है बेसिक का, ये दिया जाएगा। और अगर कोई हार्ड स्टेशन पे है तो उसको हार्ड स्टेशन अलाउंस भी दिए जाएंगे। ये सारे जो है नवोदय के रूल हैं, तो उम्मीद किया जा रहा है कि हो सकता है ये सारे अलाउंसेस मिलें आपको। अब अगर हम सैलरी की बात करें तो जितने TGTs हैं, मिसलेनियस को छोड़ दिया जाए तो नॉर्मल जितने भी TGTs हैं, इसमें लाइब्रेरियन भी शामिल हैं। इनकी सैलरी, क्योंकि 44,900 बेसिक है, इनका लेवल 7 है, तो इनकी सैलरी करीब 67,350 रुपये बनेगी, क्योंकि 44,900 इनका बेसिक है और DA अगर 50% चल रहा है तो 42,450, दोनों जोड़ने पर 67,350 इनकी सैलरी बनेगी। PTGs जो है इनका लेवल 8 है, इनकी जो बेसिक है वो 47,600 है और DA जो इनका बनेगा वो 23,800 है, जिनका 71,400 बनेगा। तो इनको जो सैलरी पहले महीने की मिलेगी वो 71,400। ये जो सैलरी मैं बता रहा हूँ वो NPS इसमें अभी नहीं कटा है, और ना ही जो टैक्स है यानी जो इनकम टैक्स है वो भी नहीं कटा है। तो इनकम टैक्स कितना कटेगा अभी ये डिसाइड नहीं है, तो इसलिए मैं जो भी आपकी सैलरी बन रही है सिर्फ बेसिक और DA की वो मैं बता रहा हूँ। क्या पता अभी कटे या ना कटे, हो सकता है पूरी सैलरी एक साथ मिल जाए, बाद में कटना स्टार्ट हो। तो क्योंकि अभी ये डिसाइड नहीं है इसलिए मैं आपको पूरी सैलरी एक साथ बता रहा हूँ। जो फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं, अकाउंटेंट है, आर्ट है, म्यूज़िक है, इनका पे सेम है, पे लेवल 6। इनकी सैलरी आएगी, क्योंकि इनका बेसिक है 35,400, 17,700 इनका DA बन रहा है 50%, तो इनकी सैलरी होगी 53,100 रुपये। हॉस्टल वार्डन लेवल 5 में आते हैं, इनका बेसिक होता है 29,200, इनका जो DA है वो 50% 14,600, इनको जो पे मिलेगी वो 43,800 मिलेगी पहले महीने की। लैब अटेंडेंट का लेवल 1 है, इनका 18,000 बेसिक है, 9,000 इनका DA हो जाएगा, इनको 27,000 रुपये मिलेगा। जो JSA हैं उनका 19,900 बेसिक है, लेवल 2 है, 9,950 रुपये इनका DA बनता है और उनको 29,850। ये पहले महीने की सैलरी आप सभी लोगों की हो गई। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को मेरा द्वारा समझाया गया ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने भी MRS में सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उन तक पहुँचाएँ। मैंने एक एक चीज़ों को बहुत ही व्यवस्थित रूप में, एक क्रमबद्ध तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। इसके बाद भी अगर आपको कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका उसको उत्तर दे सकूँ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।